जो स्टूडेंट्स आते रहें प्लीज़ अपनी अटेंडेंस मार्क करते रहें लाइव चैट में। आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें, लेक्चर 7, बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर। वी हैव सीन ऑल सेक्शंस ऑफ डिडक्शन एक्सेप्ट सेक्शन 36 एंड सेक्शन 37। ये दो सेक्शन हम देखने जा रहे हैं आज। उसके बाद कंट्रोल ऑन द असेसी सेक्शन 40 की सीरीज स्टार्ट करेंगे और कल तक ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, कैपिटल गेन। नाउ सेक्शन 36 specified deductions. So there are certain deductions which are mentioned in section 36 जिसकी डिडक्शन आपको मिलेगी। बिफोर थिंकिंग एनीथिंग आप सिंपली ये देखें कि क्या वो बिजनेस का खर्चा है या नहीं है, बस इतनी सी बात देखें आप। ठीक है, कोई कुछ नहीं रखा इस बात में कि सेक्शन 36 है, सेक्शन 36 में डिडक्शन दे रहे हैं, वो अपने आप रिकॉल होगा, अपने आप क्वेश्चन में मेंशन होगा जब आप करेंगे। सेक्शन 36 स्पेसिफाइड डिडक्शन की बात करता है, बिजनेस के खर्चे हैं तभी वो आपके डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज तो डिडक्शन मिलनी नहीं है। तो देखिए जरा, सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्टॉक। स्टॉक का जो आपका स्टॉक है उसका इंश्योरेंस कराना, सेफगार्ड रखना, क्या बिजनेस का खर्चा नहीं है? डेफिनेटली बिजनेस का खर्चा है। ठीक है, तो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, स्टॉक का इंश्योरेंस कराया, तो ये आपको डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 36 में। क्लियर है बिल्कुल। देन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर कैटल ओन्ड बाय मेंबर of cooperative society, being a primary society engaged in supply of milk raised by its member to such federal milk cooperative society। तो कैटल, अब जो ये बिजनेस में है, जो मिल्क के बिजनेस में है, उनके लिए कैटल क्या है? एसेट है। तो एसेट बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं उसे, वो उसका अगर वो इंश्योरेंस कराते हैं तो डिडक्शन उनको सेक्शन 36 में मिलेगी। क्लियर है बिल्कुल। देन पॉइंट नंबर 3, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय। देखिए किसका इंश्योरेंस करा रहा है? एम्प्लॉय का। तो डेफिनेटली बिजनेस का खर्चा है। एम्प्लॉय की हेल्थ को सेफगार्ड रखने के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है एम्प्लॉयर। यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि आपको जो प्रीमियम पे करना है वो आपको कैश में पे नहीं करना। ठीक है, अब ये जो कैश वाली जो रिक्वायरमेंट है ना, ये पॉइंट नंबर 1 और 2 के लिए नहीं है, ध्यान रखेंगे। दैट इज ओनली फॉर पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 3 में वो मना कर रहा है कि कैश में आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं करेंगे एम्प्लॉय का। अगर आपने ऐसा किया, देयर इज नो लिमिट, की ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 10,000 रुपए तक कर सकते हैं, नहीं, कर ही नहीं सकते आप। इफ यू डू कैश पेमेंट द डिडक्शन शैल नॉट बी अलाउड, डिडक्शन शैल नॉट बी अलाउड, इतना सा ध्यान रखना है आपको। अब इसको याद कैसे रखेंगे? लिंकेज बनाइए। आप सबने सेक्शन 80D पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, वी विल डू इट। सेक्शन 80D इज गिविंग डिडक्शन फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। मेडिक्लेम आपको मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस आप कराते हैं, अगर बीमार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ, तो उसका खर्चा कैशलेस हो जाता है। मीन्स कैशलेस पॉलिसी होती है, आपको कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी विल बियर द एक्सपेंसेस। तो सेक्शन 80D में भी मेडिक्लेम के लिए, और एक तरह से ये भी मेडिक्लेम है, बट ये सेल्फ खुद पे नहीं कर रहा है एम्प्लॉय, या खुद एसएससी पे नहीं कर रहा है, उसका एम्प्लॉयर पे कर रहा है एम्प्लॉय का। तो सेक्शन 80D में भी ये रेस्ट्रिक्शन है कि आप कैश में मेडिक्लेम पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं करेंगे। सेक्शन 80D में भी सेम रेस्ट्रिक्शन है कि आप प्रीमियम जो पे करेंगे वो आप अदर देन कैश करेंगे। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट आइए पॉइंट नंबर 4, बोनस कमीशन टू एम्प्लॉय। बोनस कमीशन किसको दे रहे हो? एम्प्लॉय को दे रहे हो। क्या ध्यान रखना है? कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी इफ सच सम is otherwise payable as dividend or profit if it is not paid as bonus or commission। क्या मतलब हुआ? मान लीजिए एक कंपनी है, there is a company, कंपनी का एम्प्लॉय है, आई मेंशन डबल ई फॉर एम्प्लॉय, कंपनी का एम्प्लॉय है। क्लियर है बिल्कुल, कंपनी का एम्प्लॉय है, और कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो शेयर होल्डर भी है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझेंगे लॉजिक इसके पीछे। क्या कहता है ये लॉ कि बोनस कमीशन एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं,
डेफिनेटली बिजनेस का खर्चा है, नो डाउट इट इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस। लेकिन लेकिन आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर वो अमाउंट जो आपने एज ए बोनस कमीशन पे किया वो एम्प्लॉय को अदरवाइज पेबल था एज डिविडेंड या प्रॉफिट। देखिए जरा आप आराम से देखिए, मान लीजिए आपको अपने एम्प्लॉय को जो शेयर होल्डर भी है उसको 1 लाख रुपए आपको बोनस कमीशन पे करना है, ठीक है। एंड एज वी नो कि जो बोनस कमीशन जो एक्सपेंस है ये बिफोर टैक्स पे किया जाता है, मतलब आपका ये एक्सपेंस होगा, यहां पे आएगा बोनस कमीशन, और ये जब आप टैक्सेबल इनकम निकालेंगे तो ये प्रॉफिट में से घट जाएगा, मतलब टैक्सेबल इनकम निकालते टाइम बोनस कमीशन जो आपने एम्प्लॉय को पे किया वो घटेगा। उसके बाद जो अमाउंट बचेगी, ऐसे मान लीजिए कि बिफोर डिडक्शन ऑफ बोनस कमीशन टू एम्प्लॉय आपका प्रॉफिट आ रहा है से 10 लाख रुपए। कितना आ रहा है? 10 लाख। 1 लाख रुपए का बोनस है, तो आप इसमें से 1 लाख रुपए घटाएंगे और 1 लाख रुपए घटाने के बाद 9 लाख पे टैक्स देंगे, और टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को आप एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, टैक्स पे करने के बाद। तो मान लीजिए ये एम्प्लॉई जो शेयर होल्डर भी है इसको 1 लाख रुपए का डिविडेंड देना है। क्या देना है? 1 लाख रुपए का डिविडेंड देना है कंपनी को। कंपनी ने इससे कहा कि हम तुमको डिविडेंड ना देके बोनस कमीशन दे देते हैं, आपको डिविडेंड ना देके बोनस कमीशन दे देते हैं। लॉजिक समझिए पीछे क्या है कि बोनस कमीशन पे टैक्स बच जाएगा। अगर बोनस कमीशन नहीं दिया, डिविडेंड दिया, तो पहले आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 10 लाख रुपए पे, उसके बाद जो बचेगा फिर आप देंगे। लेकिन अगर आप डिविडेंड ना देके बोनस कमीशन दे दें तो आपको 1 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी, और फिर 9 लाख रुपए पे टैक्स पे करने के बाद मीन्स 1 लाख रुपए पे टैक्स बचा लिया आपने। तो लो ये कहता है कि अगर ये प्रूव हो गया कि आपने बोनस कमीशन जो आपने पे किया वो अदरवाइज पेबल था एज ए डिविडेंड और प्रॉफिट, तो आपको बोनस कमीशन की डिडक्शन नहीं मिलेगी। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। बोनस कमीशन टू एम्प्लॉई, ध्यान रखना है, नो डिडक्शन इफ सच सम इज अदरवाइज पेबल एज डिविडेंड और प्रॉफिट इफ इट इज नॉट पेड एज बोनस कमीशन। अगर बोनस कमीशन की तरह नहीं दिया तो ये डिविडेंड के रूप में देना था, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्लियर है बिल्कुल। पॉइंट नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल टेकन फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। आपने लोन लिया, किसके लिए लिया? कि बोरोड कैपिटल मतलब कैपिटल एसेट, कुछ खरीदने के लिए, कोई एसेट खरीदने के लिए आपने लोन लिया। उस लोन का जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस का खर्चा है या नहीं है? कोई एसेट मैंने घर पे लगाने के लिए थोड़ी ली है, बिजनेस के लिए एसेट ली है, तो बिजनेस का खर्चा है तो मुझे मिलना चाहिए। बट ध्यान रखना है क्या? इंटरेस्ट पेड पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट। आपने इंटरेस्ट पे किया या पेबल है, किस लिए पेबल है? क्योंकि आपने लोन लिया। किस लिए लिया लोन? फॉर एसेट एक्वायर करने के लिए। तो जब तक आप एसेट को पुट टू यूज नहीं कर लेते, ध्यान से सुनेंगे प्लीज, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी सेम कहता है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है यहां पे। आपने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, ठीक है, लोन लेके 1 लाख रुपए का, उस पे उसको आप जब तक पुट टू यूज नहीं कर लेंगे, मान लीजिए आपने 1 अप्रैल 2021 को खरीदी और आपने इसे 30/6/2021 को पुट टू यूज किया। 1/4/21 को खरीदी, 30/6/2021 को पुट टू यूज किया, तो अगर 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मान ले लोन का, तो 12,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया पूरे साल का, एज्यूमिंग दैट नो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। तो ये जो 3 महीने का इंटरेस्ट है, अप्रैल, मई एंड जून, ये 3 महीने का इंटरेस्ट आपको मशीन की कॉस्ट में कैपिटलाइज करना है। मतलब 1 लाख रुपए की मशीन है, 3 महीने का इंटरेस्ट हो गया 3,000 रुपए, तो आपकी जो मशीन की एडिशन होगी वो होगी 1,03,000 रुपए इन द ब्लॉक। एंड इंटरेस्ट देयर आफ्टर वंस द एसेट इज पुट टू यूज, जो भी इंटरेस्ट होगा उसके बाद वो इंटरेस्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा
एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। सिंपल लॉजिक है, क्लियर है। ध्यान ये रखना है यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, कहता है इवन इफ देर इज नो एक्सटेंशन ऑफ एनी बिजनेस प्रोफेशन, अगर उस एसेट की वजह से आपकी कोई कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है, कोई एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, तब भी आपको पुट टू यूज तक का इंटरेस्ट जो है वो आपको कैपिटलाइज करना है एसेट में, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा नहीं मानना, और उसके बाद का जो इंटरेस्ट है दैट विल बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है बिल्कुल। अब आइए पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिडक्शन फॉर जीरो कूपन बॉन्ड। अब देखिए जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इश्यूड, देखिए बॉन्ड्स पे जनरली होता है ना 10% बॉन्ड, 8% बॉन्ड, ऐसे आपने सुना होगा, यस और नो। तो ये जो 10% और 8% ये गिवन होता है, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच बॉन्ड, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच बॉन्ड की इतना इंटरेस्ट आपको एनुअली मिलेगा इन बॉन्ड्स पे। बट अगर जीरो कूपन बॉन्ड है तो आपको 0% इंटरेस्ट मिलेगा, मीन्स नो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। फिर कोई इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट क्यों करेगा जब इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है? तो जीरो कूपन बॉन्ड्स आर बीइंग इश्यूड एट डिस्काउंट एंड मैच्योरिटी एट पार। तो ऐसे मान लीजिए कि आप 80 रुपये में बॉन्ड इशू कर रहे हैं, जीरो कूपन बॉन्ड, और 100 रुपीज में इसकी मैच्योरिटी होगी, तो ये जो 20 रुपये आपको एडिशनली पे करना है, इसकी बात, इसकी डिडक्शन की बात यहां पे की जा रही है। आपने बॉन्ड को इशू किया 80 में, 100 रुपए में मैच्योर होगा आफ्टर से 5 इयर्स, तो 5 साल बाद आपको 20 रुपए एडिशनली पे करने हैं। तो व्हाट द लॉ सिंपली सेज, लॉ सेज कि 5 20 रुपए देने हैं ना एक्स्ट्रा, तो 4 रुपए आप हर साल डिडक्शन क्लेम कर लीजिए। तो आफ्टर 5 इयर्स यू आर हैविंग 20 रुपये एक्स्ट्रा, जो आप ऑलरेडी डिडक्शन क्लेम कर चुके हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप 100 रुपये आराम से दे पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, जीरो कूपन बॉन्ड आर इश्यूड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, कैपिटल फंड और शेड्यूल्ड बैंक। कौन इशू करता है जीरो कूपन बॉन्ड? इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी। अब एमसीक्यूज पे भी आ सकता है, जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इश्यूड बाय, नॉट इश्यूड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, सेकंड इज कैपिटल फंड, थर्ड इज शेड्यूल्ड बैंक एंड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे। क्लियर है बिल्कुल। नाउ जीरो कूपन बॉन्ड आर इश्यूड एट डिस्काउंट, ये इसकी फीचर है बेसिकली। जीरो कूपन बॉन्ड डिस्काउंट पे इशू होते हैं और मैच्योरिटी एट पार और पे होती है, मैच्योरिटी एट पार। द डिफरेंस बिटवीन मैच्योरिटी प्राइस दैट इज ₹100 in our example and issue price that is 80 in our example shall be allowed, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 20 shall be allowed as deduction over life of bond on pro rata basis। तो 5 इयर्स की लाइफ मैंने मानी, तो 4 रुपए करके 5 साल में आपको डिडक्शन मिल जाएगी, एवरी ईयर 4 रुपये। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए प्रो राटा को समझने के लिए। जीरो कूपन बॉन्ड इश्यूड ऑन 1/12/19, 1 दिसंबर 2019 को जीरो कूपन बॉन्ड इशू किए गए 10 लाख रुपए के, विल बी मैच्योर्ड ऑन 30/11/2022 फॉर ₹1 लाख, नॉट 1,36,000, इट इज 13,60,000। ठीक है, 13,60,000। ठीक है, कितने में मैच्योरिटी हो रही है? 13,60,000 रुपए में। कहता है कंप्यूट डिडक्शन फॉर वेरियस असेसमेंट ईयर्स। 13,60,000 रुपए मैच्योरिटी पे देना है, 10 लाख रुपए आपको मिला है, तो हाउ मच मनी हैव टू पे दैट इज इन एडिशन। बेसिकली यहां पे कितना डिफरेंस है? 3,60,000। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। तो 3 साल बाद आपको 3,60,000 रुपए एक्स्ट्रा देना है। ठीक है, it means for every month you have to pay 10,000 rupee, every month you have to pay 10,000 rupee। it is clear to you। now previous year 1920 के अंदर जो हमारे मंथ हैं वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने हैं, तो 4 महीने का प्रोराटा आ गया 40,000। फिर 2021 में प्रीवियस ईयर में पूरे 12 मंथ्स आ जाएंगे,
1,20,000 रुपये की डिडक्शन 2021 में मिल जाएगी। देन 21-22 में भी 120 मिल जाएगी। और द लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर 22-23 जिसमें इनकी मैच्योरिटी हो रही है, उसमें अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितने महीने हो गए? 8 महीने। तो 8 महीने प्रोराटा 80,000 रुपये आपको मिल जाएगा 22-23 में। क्लियर है? बिल्कुल समझ रहे हैं कैसे कैलकुलेट करना है प्रोराटा? चलिए आइए प्लीज नाउ उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपर एन्यूशन फंड, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड। तो जो एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, चाहे वो आपका प्रोविडेंट फंड है, चाहे वो अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड है, उसकी डिडक्शन डेफिनेटली बिजनेस का खर्चा है फॉर द एम्प्लॉयर, उसकी डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिल जाएगी। क्लियर है? बिल्कुल। कहता है द ग्रेचुटी फंड शुड बी सेटल्ड अपॉन ए ट्रस्ट। इन केस ऑफ प्रोविडेंट सुपर एन्यूशन फंड और ग्रेचुटी फंड मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स में अप्रूव्ड होना चाहिए, जो आपने सुना होगा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो अप्रूवल के बाद वो रिकॉग्नाइज्ड हो जाता है। द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड शुड बी ए पीरियोडिकल पेमेंट, जैसे मंथली पेमेंट होती है प्रोविडेंट फंड में, मंथली कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर भी करता है, और उसे फंड में जमा कराया जाता है। एंड नॉट एडहॉक पेमेंट टू स्टार्ट द फंड। द फंड शुड बी फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय के लिए होना चाहिए फंड बेसिकली, दैट इज द कंडीशंस, जनरल कंडीशंस, सिंपल कंडीशंस। नाउ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय अंडर पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80 सीसीडी। देखिए 80 सीसीडी एक सेक्शन है, दैट इज द पेंशन फंड, जो हम डिडक्शन के टाइम पे इसको पढ़ेंगे जरूर। 80 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑल्सो। तो प्रोविडेंट जो कंट्रीब्यूशन है पेंशन फंड में एम्प्लॉयर का, उसकी डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिलेगी। डेफिनेटली इट इज ए बिजनेस एक्सपेंस, एम्प्लॉय के लिए कर रहा है तो डिडक्शन क्यों नहीं मिलनी चाहिए। ध्यान रखना है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो होगा पेंशन फंड में वो 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोबारा सुनिए, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड में 10% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी जो है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सैलरी में यहाँ पे आपको सिर्फ दो कंपोनेंट लेने, एक तो बेसिक सैलरी लेनी है और एक डियरनेस अलाउंस लेना है, रिटायरमेंट बेनिफिट। क्या लेना है? बेसिक सैलरी लेनी है और डियरनेस अलाउंस लेना है, जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश की हमने। देखिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड कितना है? 20% ऑफ बेसिक पे। देखिए ध्यान से सुनना है आपने, बिल्कुल जितना फोकस के साथ आप ये सुनेंगे, हमेशा ये याद रखिए, पढ़ते टाइम, क्लास अटेंड करते टाइम ये ध्यान रखिए कि आपको इसका रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। आपको जो भी समझना है अभी इसी वक्त समझ लेना है, ठीक है? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड में 20% ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे इज 3 लाख। बेसिक पे कितनी है? 3 लाख। ही इज ऑल्सो रिसीविंग डीए, मतलब एम्प्लॉइज डीए भी रिसीव कर रहे हैं, जो 20% ऑफ बेसिक पे है, ऑफ विच 50% फॉर्मिंग पार्ट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। समझे आप इस बात को? कहता है बताओ कितनी डिडक्शन मिलेगी और कितना डिसअलाउंस होगा इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉयर। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि कंट्रीब्यूशन, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना है। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना है एम्प्लॉयर का? एक्चुअल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर बताइए कितना है? ईआर फॉर एम्प्लॉयर 20% बेसिक पे। बेसिक पे कितनी है? 3 लाख। तो 3 लाख का 20% 60,000 रुपये आ गया, जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है एम्प्लॉयर, 60,000 रुपये। अब कितना परमिटेड है? परमिटेड है 10% ऑफ सैलरी। और सैलरी में यहां पे हमको दो कंपोनेंट लेने हैं, बेसिक सैलरी लेनी है प्लस डियरनेस अलाउंस लेना है, दैट पार्ट ऑफ द डियरनेस अलाउंस विच इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट। क्लियर है? बिल्कुल। नाउ तो कितना आएगा देखिए जरा। इसकी जो सैलरी है एम्प्लॉय की वो है 3 लाख रुपए। कितनी है? 3 लाख। डीए कितना है इसमें से? डीए है इसका 20%। डीए कितना है? 20% ऑफ बेसिक पे, तो हो गया 60,000। उस 60,000 का 50% रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। अगेन रिपीटिंग, 3 लाख रुपए बेसिक पे है,
उसका 20% बेसिक पे का डियरनेस अलाउंस है और उस डियरनेस अलाउंस का 50% फॉर्मिंग पार्ट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट है। तो 3 लाख का 20% हो गया 60,000, 60,000 का 50% हो गया 30,000, तो 3,30,000 बेसिकली सैलरी हो गई फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन। इसका कितना अलाउड है? 10%। तो 10% ऑफ 3,30,000 कितना आएगा? 33,000। तो एज पर लॉ इतना अलाउड है। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना किया है? 60,000। तो 27,000 रुपए यहां पर क्या होगा? डिसअलाउड हो जाएगा। डिसअलाउड। अलाउड कितना होगा? 33,000। डिसअलाउड कितना होगा? 27,000। अलाउड कितना होगा? 33,000। डिसअलाउड कितना होगा? 27,000। आइए अब जरा देखिए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 20% ऑफ 3 लाख, दैट कम्स 60,000 रुपी। 10% ऑफ 3 लाख प्लस 20% ऑफ 3 लाख का 50% जो आता है 33,000, जो डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 36, एंड जो एक्सिस अमाउंट है 27,000, दैट विल बी डिसअलाउड, दैट विल नॉट बी अलाउड। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, नाउ अमाउंट रिसीव्ड, ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमाउंट रिसीव्ड बाय एसएससी एज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हिज एम्प्लॉई टुवर्ड्स देयर वेलफेयर फंड, दैट इज ईएसआई or provident fund, shall be allowed only if such amount is deposited on or before the due date of respective act, that is ESI PF, जो होती है 15 विद इन 15 डेज ऑफ क्लोज ऑफ एवरी मंथ। मंथ खत्म हो गया, अप्रैल खत्म, 15 मई तक जमा कराइए। मई खत्म, 15 जून तक जमा कराइए। जून खत्म, 15 जुलाई तक जमा कराइए। मीन्स ये रेस्पेक्टिव एक्ट जो है, ईएसआई पीएफ एक्ट जो है, उनकी ड्यू डेट है कंट्रीब्यूशन जमा कराने की, उनकी डेट है कंट्रीब्यूशन जमा कराने की। समझ रहे हैं आप इस बात को अच्छे से? नाउ अब यहां पर इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें आप कि जो ईएसआई पीएफ जो फंड होता है, इस फंड में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। समझ रहे हैं? देखिए, आप मान के चलिए प्रोविडेंट फंड हो गया, ईएसआई हो गया, ग्रेचुटी हो गई, पेंशन हो गई, ये सब जो है ना आपके बेसिकली एम्प्लॉय के लिए होते हैं बेसिकली। ठीक है, एम्प्लॉय के लिए होते हैं। क्यों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानती है कि एम्प्लॉय, फंडामेंटल समझिएगा कि ये रिटायरमेंट बेनिफिट दिए क्यों जाते हैं एम्प्लॉय को। वो अपने आप क्यों नहीं अरेंजमेंट करता, अपने आप क्यों नहीं कंट्रीब्यूशन करता, अपने आप क्यों नहीं जमा कराता? बहुत सारे सेक्शन है, 80C है, 80CCC है, 80CCD है। सेल्फ कंट्रीब्यूशन भी तो कर सकता है वो खुद। एम्प्लॉयर को बीच में क्यों डाला? देखिए, एक एम्प्लॉय जिसकी आयु 20, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स है, यंग एज है, एंड ही चूजन टू बी अन एम्प्लॉय इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉयर, मतलब उसने बिजनेस ना करने की जगह सैलरी को चुना। सैलरी के अंदर रिस्क फ्री रिटर्न होती है, मतलब इन ए यंग एज, जब टाइम होता है चैलेंजेस लेने का, जब टाइम होता है कुछ कर दिखाने का, उस टाइम उसने रिस्क लेना पसंद नहीं किया। बिजनेस में तो रिस्क है ना दोस्तों। पूरे इनकम टैक्स में सिर्फ एक ही चैप्टर है, सैलरी, जिसमें कोई लॉस नहीं होता। जब रिस्क कम होता है तो डेफिनेटली रिटर्न भी कम होती है। तो एम्प्लॉय कहता रहे कि मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, एम्प्लॉयर ने मेरा 10 लाख रुपए का खून चूसा, 1 लाख रुपए दिया, 10 लाख का खून चूसा, 1 लाख दिया, ऐसी माला का वो जाप करता रहे। बट वो ये कभी नहीं अंडरस्टैंड करना चाहता कि उसका एम्प्लॉयर जो है वो एक बिजनेसमैन है, और बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, और जब रिस्क हाई होगा तो रिटर्न भी हाई होगी। बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आपकी रिटर्न कम है क्योंकि आपने रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा। तो ऐसा इंसान जो जवानी में रिस्क नहीं ले रहा है,
तो ऐसा इंसान जब 60 साल का हो जाएगा, क्या तब रिस्क ले पाएगा? उसके भी वो सारे खर्चे होंगे, बच्चों को सेटल करना है, पढ़ाना है, लिखाना है, उनकी मैरिज करनी है। तो इसलिए उसका जितना भी अरेंजमेंट है ना, गवर्नमेंट नोज, एम्प्लॉयड जो एम्प्लॉयज हैं वो भी उन्हीं 130 करोड़ में से गवर्नमेंट के बच्चे हैं। तो गवर्नमेंट उनका अरेंजमेंट ड्यूरिंग सर्विस चाहती है ताकि रिटायरमेंट के बाद उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बेसिकली खुद अगर कंट्रीब्यूशन की बात आएगी, भाई अपना अपना खुद देख लो। जैसे बिजनेसमैन देखता है अपना खुद, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वो जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो खुद करता है। अगर एम्प्लॉय से भी कह दिया जाए अपना अपना खुद करो, तो शायद ये उस सैलरी में से नहीं बचा पाएंगे, उस सैलरी में से कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमेशा ही शॉर्ट ऑफ फंड रहते हैं ये लोग। तो इसलिए एम्प्लॉयर को बीच में डाला कि कुछ अमाउंट एम्प्लॉयर जमा कराए, से 10 रुपए एम्प्लॉयर जमा कराए और 10 रुपए एम्प्लॉय की सैलरी में से काट के जमा कराए। ऐसे मतलब कुछ अमाउंट एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट कर लिया, जब उसे मिलेगा ही नहीं तो खर्च कहां से करेगा? सोचिए, उसके फ्यूचर का अरेंजमेंट किया जा रहा है बेसिकली। तो 10 रुपए काटो एम्प्लॉय के, 10 रुपए अपनी पास से जोड़ो और 20 रुपए उसके रिटायरमेंट बेनिफिट में जमा करा दो। जब वो रिटायर होगा तो उसको एक हैंडसम अमाउंट मिल जाएगी टू टेक केयर ऑफ द रिटायरमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये जो 10 रुपए है इसकी डिडक्शन के लिए हम पॉइंट नंबर 9 की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। पॉइंट नंबर 9 की समझ रहे हैं आप? एम्प्लॉय के का जो कंट्रीब्यूशन रिसीव किया एम्प्लॉयर ने, उसकी सैलरी में से काट के उसको तो हम लेके जा रहे हैं पॉइंट नंबर 9 में। इसकी 10 रुपए की डिडक्शन एम्प्लॉयर को तभी मिलेगी जब वो इसको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम तक, नॉट रिटर्न ऑफ इनकम तक, ड्यू डेट ऑफ ईएसआई पीएफ एक्ट की, ईएसआई पीएफ एक्ट की जो ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट तक अगर इसने ये 10 रुपए जमा नहीं कराया इसके फंड में, तो ये 10 रुपए की डिडक्शन एम्प्लॉयर को नहीं मिलेगी। क्लियर है? बिल्कुल। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है 10 रुपए, इसकी डिडक्शन आप यहां पे देख के आ रहे हैं। देखिए, इसकी डिडक्शन आप यहां पे ले रहे हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएन्यूएशन फंड, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड। इसमें ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एम्प्लॉय का जो अमाउंट है एम्प्लॉय की सैलरी में से जो काटा, वो आपको हर हालत में ईएसआई पीएफ एक्ट की ड्यू डेट तक जमा करा देना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 10 रुपए की डिडक्शन नहीं मिलेगी एम्प्लॉयर को। बट एम्प्लॉयर का जो खुद के 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, ये इसको जमा कराना है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, इसके लिए सेक्शन अप्लाई होता है 43B, जो हम देखेंगे। 6 एक्सपेंसेज अगर आपको याद हो तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिटायरमेंट बेनिफिट, if you remember the first point, there was 6 total points that we have discussed in the first class. Employer contribution to retirement benefit of employee, bonus commission to employee, leave encashment to employee, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट, रेलवे के ड्यू एंड 6th गवर्नमेंट ड्यू। यस और नो? तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए 43 पे जाएंगे, 43B पे जाएंगे, मींस उसको आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम तक पे करना है। और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको जमा कराना है ईएसआई पीएफ एक्ट की ड्यू डेट तक, जो कि है 15 तारीख मंथ खत्म होने के बाद। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस बात को? नेक्स्ट आइए, अलाउंसेज फॉर एनिमल्स shall be allowed when they become useless or died. The deduction क्या मिलेगी? Difference between the actual cost and price realized on carcasses, that is sale of dead body, और sale shall be allowed under section 36. देखिए क्या है, अगर कोई धोबी है, धोबी के लिए गधा क्या है? कैपिटल एसेट है, मींस एसेट है उसके लिए। धोबी के लिए गधा एसेट है। इसी तरह से अगर राजस्थान की बात करें, वहां पे ऊंट यूज होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उनके लिए वो क्या है? एसेट है। और जैसा कि आप जानते हैं, डेफिनेटली प्लांट एंड मशीनरी है, नो डाउट।
धोबी के लिए गधा प्लांटर मशीनरी है, ऊंट प्लांटर मशीनरी है अगर आप उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहे हैं, बट नो डेप्रिसिएशन बिकॉज सेक्शन 32 very specifically says that plant does not include livestock, that is animals and tea bushes. प्लांट की डेफिनेशन में से इसे एक्सक्लूड कर दिया गया। तो अगर धोबी ने 20,000 रुपए का गधा खरीदा है जिसपे वो कपड़े लेके जाता है, इकट्ठे करके घाट पे जाता है, धो के वापिस गधे पे लाद के लेके आता है, तो उसकी बैलेंस शीट में 20,000 का वो गधा आएगा, एसेट हो गई, कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। जो घास खाएगा वो रिवेन्यू एक्सपेंस है, सेक्शन 36 में मिल जाएगा, बिजनेस का खर्चा है। नोट 36, 37 में मिल जाएगा, बिजनेस का खर्चा है। इनका ट्रीटमेंट आप तब करेंगे जब या तो इनकी डेथ हो जाएगी, कब करेंगे, या तो इनकी डेथ हो जाएगी या इनको आप बेचेंगे। तो जो डिफरेंस होगा, आपने कितने का खरीदा था, कितने बिक गया, मान लीजिए डेड बॉडी बेच दी 2,000 रुपए में। अब अगेन सेम कॉन्सेप्ट लगाइए, आपने 20,000 रुपए का गधा खरीदा था, बिजनेस के लिए 20,000 रुपया खर्च किया था, उसकी डेथ हो गई, आपने 2,000 रुपए में उसकी बॉडी को सेल कर दिया, तो 2,000 तो आपको मिल गए। अब आपको मुझसे कितना लेना है, आई एम द गवर्नमेंट, 18,000। तो 18,000 में आपको सेक्शन 36 में उस साल में दे दूंगा जिस साल में आप उसे बेचेंगे। कोई बेईमानी तो नहीं हुई, ठीक है। नाउ ध्यान रखना है, दिस डिडक्शन शैल नॉट बी अलाउड इफ द एनिमल आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अगर आपका बिजनेस है गधे घोड़े खरीदने बेचने का, ऊंट खरीदने बेचने का, आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, तो वहां पे ऐसी डिडक्शन का क्या मतलब है, फिर तो आप जो बेचेंगे एक परचेज हो गई और सेल हो गई और नेट प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। चलिए नाउ पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलाउंसेस फॉर बैड डेट, अलाउंसेस फॉर बैड डेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। द डिडक्शन फॉर बैड डेट शैल बी अलाउड, डिडक्शन फॉर बैड डेट शैल बी अलाउड इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो बेसिकली यहां पे दो कंडीशन है जो सेटिस्फाइड होनी चाहिए इफ यू वांट टू क्लेम द डिडक्शन ऑफ बैड डेट। सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। द पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन इज दैट अलाउंसेस फॉर बैड डेट के लिए पहली कंडीशन क्या है, देखिए जरा ध्यान से सुनेंगे। पहली कंडीशन आपकी ये है, दो कंडीशन है, सबसे पहले तो ध्यान रखिए, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन आपकी ये है कि जो आप बैड डेट क्लेम कर रहे हैं वो कभी ना कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हो चुका हो, वो कभी ना कभी क्या हो चुका हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हो चुका हो। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन है कि आपको उसे बुक्स में से एक्चुअली राइट ऑफ करना है। समझ रहे हैं आप, उसे क्या करना है, एक्चुअली राइट ऑफ करना है। आपको क्या करना है, एक्चुअली राइट ऑफ करना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बिल्कुल, समझ रहे हैं आप इस बात को, एक्चुअली राइट ऑफ करना है। अब देखिए जरा कैसे, देखिए जरा, आइए देखिए जरा, अलाउंसेस फॉर बैड डेट, अलाउंसेस फॉर बैड डेट, अलाउंसेस फॉर, अलाउंसेस मींस डिडक्शन बेसिकली, अलाउंसेस फॉर बैड डेट, अलाउंसेस फॉर बैड डेट। तो पहली कंडीशन है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल रहा हूं ना दोस्तों, दैट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कभी ना कभी वो क्रेडिट हो चुका हो। बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने इनकम डिक्लेयर कर दी। और नंबर टू कंडीशन है कि आपको बुक्स में से एक्चुअली राइट ऑफ करना है, एक्चुअली राइट ऑफ करना है, एक्चुअली राइट ऑफ करना है। दो कंडीशन है, दोनों सेटिस्फाइड कर दो और बैड डेट की डिडक्शन क्लेम कर लो। मैंने मिस्टर एक्स को सेल किया 1,00,000 रुपए के गुड्स, तो मैं क्या करूंगा, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,00,000 रुपए। तो ये जो 1,00,000 रुपए मैंने सेल किया मिस्टर एक्स को,
ये 1 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हो गया, 1 लाख रुपए, यस और नो, 1 लाख रुपए क्रेडिट हो गया। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। आपने गवर्नमेंट को 1 लाख रुपए दे दिया, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। देन अब ये जो आपने 1 लाख रुपए की सेल की थी, ये पैसे आपको नहीं मिले, तो आपने एंट्री पास की। क्या एंट्री पास करोगे? बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए टू मिस्टर एक्स। तो इस एंट्री को पास करने से आपकी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। बुक से आपने मिस्टर एक्स का जो अकाउंट था, पहले क्या था, 1 लाख रुपए लेना था। मिस्टर एक्स का अकाउंट क्या कह रहा था कि आपको 1 लाख रुपए लेना है। फिर आपने यहाँ पे बैड डेट किया और इसको आपने 1 लाख रुपए खत्म कर दिया और इसका जो डेटर बैलेंस है वो हो गया 0। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। क्रेडिट कर दिया, कंडीशन सेटिस्फाइड। राइट ऑफ कर दिया, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप यहां पर इस वाली एंट्री की जगह एंट्री पास करते कि बैड डेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर मिस्टर एक्स, ऐसे, या डाउटफुल डेट, कुछ भी यूज करते, 1 लाख रुपए, तो इस सिचुएशन में क्या होता? अगर आप ऐसे एंट्री पास करते तो क्या होता है इस सिचुएशन में कि आपकी बुक्स बैलेंस शीट जो होती, उसमें बैलेंस शीट के इस वाली साइड में एसेट में 1 लाख रुपए डेटर आता रहता और इधर 1 लाख रुपए का प्रोविजन आता रहता, इधर प्रोविजन आता रहता 1 लाख का। यस और नो? समझ रहे हैं आप इस बात को? 1 लाख रुपए का प्रोविजन आता रहता है यहाँ पे बैलेंस शीट में और 1 लाख रुपए का डेटर स्टैंड होता है। इसका मतलब आपने बुक्स में से एक्चुअली राइट ऑफ नहीं किया, तो इफ यू डू दिस थिंग यू विल नॉट गेट द डिडक्शन। सिंपल है, बिल्कुल क्लियर हो गया। आइए देखिए, कहता है अलाउंसेस फॉर बैड डेट, द डिडक्शन फॉर बैड डेट शैल बी अलाउड इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। क्या कंडीशन है? द डेट ऑब्लिक लोन शुड बी इन रेस्पेक्ट ऑफ ए बिजनेस, डेफिनेटली बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, विच वॉज कैरिड ऑन बाय द असेसी ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, पहली बात। दूसरी बात, द अमाउंट फॉर विच बैड डेट क्लेम्ड must be credited to income in the relevant previous year or any of the previous year preceding the relevant previous year। समझ रहे हैं आप? मीन्स कभी ना कभी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हो चुका हो, या तो सेम प्रीवियस ईयर में, किसी भी प्रीवियस ईयर में उससे पहले। उसके बाद सी पॉइंट क्या कहता है? द अमाउंट फॉर विच बैड डेट क्लेम्ड मस्ट बी एक्चुअली रिटर्न ऑफ फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। फिर कहता है ध्यान रखना है, आपको समझ में आ गया, एबीसी तीनों पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। फिर ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? द अबव प्रोविजंस आर सब्जेक्ट टू आईसीडीएस। देखिए देयर आर सर्टेन आईसीडीएस, तो आईसीडीएस में देयर आर सर्टेन आईसीडीएस जिसमें ये कहता है कि अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया तो भी इनकम मान लिया जाएगा। तो अगर आईसीडीएस के अकॉर्डिंग भी इनकम मान ली गई, अल्टीमेट जो हम पॉइंट नंबर बी में कह रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि आपने उसके अगेंस्ट कभी ना कभी इनकम दिखा दी हो। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट नहीं भी किया, बट बिकॉज ऑफ द आईसीडीएस उसको आपकी कंप्यूटेशन करते टाइम, टैक्स कंप्यूटेशन इनकम में ऐड कर लिया गया, तो भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। यस और नो? चलिए, नाउ इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट रिकवरी आपको बैड डेट की डिडक्शन मिल गई, बैड डेट की डिडक्शन आपको मिल गई दोस्तों। उसके बाद उसकी रिकवरी होती है, तो उस केस में टैक्स हो जाएगा। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 41 सब सेक्शन 4। आपको बैड डेट की डिडक्शन मिल गई। मैंने जैसे एग्जांपल लिया, मिस्टर एक्स का 1 लाख रुपया बैड डेट कर दिया आपने डिडक्शन ले ली। बाद में उसने 30,000 रुपी श्यो मोटो पे कर दिया कि भाई मैं इतना ही दे सकता हूं, मैं 1 लाख नहीं दे सकता हूं, 30,000 मेरे पास है, वो आप ले लीजिए। तो आप अगर लॉजिकली समझें, आपने 1 लाख की सेल की, वो 1 लाख रुपए मैंने आपसे ले लिया, आई एम द गवर्नमेंट। आपने कहा जी ये पैसा मुझे मिल नहीं रहा है, डूब गया। मैंने कहा लिए पकड़ 1 लाख रुपए वापिस, बैड डेट की डिडक्शन ले ले। फिर आपको 30,000 रुपए मिल गए, तो मैंने कहा ला मुझे दे दे 30,000 रुपए। ठीक है, तो रिकवरी हम इनकम में ऐड कर देंगे।
सिंपल है बिल्कुल, सेक्शंस में कुछ नहीं रखा, सेक्शंस तो आप ऐसे समझ के चलिए फंडामेंटल क्लियर है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप पेरेंट्स हैं आपके, फ्रेंड हैं आपके, भाई है आपका, बहन है आपकी, तो आप उनके बारे में अच्छे से जानते हैं नाम में क्या रखा है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो रेफरेंस तो आ जाएगा, बहुत बड़ा काम नहीं है ये सेक्शंस का रेफरेंस लेना। जब क्वेश्चंस करेंगे सेक्शन का रेफरेंस लें, बस इतना सा काम करें कि मैं ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 दे रहा हूँ, ये मैं 35 में दे रहा हूँ, ये मैं 33 AB में दे रहा हूँ, 33 ABA में दे रहा हूँ, इस तरह से रेफर कीजिए बस। क्या होगा, क्या होगा अगर रेफरेंस नहीं भी करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर क्वेश्चन ठीक है यू विल बी रिवॉर्डेड। तो सेक्शंस को यूज करें, जब क्वेश्चन करें तब लिखें, गलत हो तो उसको फिर एक बार जब ग्रीन पेन से मैं पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगा, जब एक क्वेश्चन कराऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ग्रीन पेन यूज करें और अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। चलिए आइए प्लीज। नाउ इन केस बिजनेस इज ट्रांसफर्ड, दो जजमेंट है यहाँ पे, दोनों फेवर करती है एसएससी का, ध्यान से सुनेंगे। दो जजमेंट है, दोनों जजमेंट फेवर करती है एसएससी का। कहता है इन केस बिजनेस इज ट्रांसफर्ड, ट्रांसफरी जिसको बिजनेस मिल रहा है इज एंटाइटल टू राइट ऑफ ट्रांसफर डेट एंड शैल बी अलाउड एज डिडक्शन टू ट्रांसफरी वीरभद्रा राव के कटेश्वरा राव एंड कंपनी, आंध्र प्रदेश की जजमेंट, हाई कोर्ट जजमेंट। क्या कहता है, ऐसे मान के चलिए देयर टू कंपनी ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, ये ट्रांसफरर है, मींस ये अमलगमेटिंग कंपनी है, और ये ट्रांसफरी है अमलगमेटेड कंपनी है। ऐसे मान लीजिए ए लिमिटेड अमलगमेटिंग कंपनी है, बी लिमिटेड अमलगमेटेड कंपनी है, ए लिमिटेड ट्रांसफरर है, बी लिमिटेड ट्रांसफरी है, ठीक है। ए लिमिटेड को बी लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिया, डेटर थे ए लिमिटेड के, डेटर किसके थे, ए लिमिटेड के। तो जैसा कि हम जानते हैं जब अमलगमेशन डीमर्जर बिजनेस टेक ओवर होता है तो एसेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाती है। तो ये डेटर भी जो ए लिमिटेड के थे बी लिमिटेड के पास चले गए। अब बी लिमिटेड इन्हें अगर राइट ऑफ करता है तो बी लिमिटेड को बैड डेट की डिडक्शन मिल जाएगी बिकॉज ऑफ द जजमेंट इन केस ऑफ वीरभद्रा राव के कटेश्वरा राव एंड कंपनी। नाउ क्वेश्चन कम्स, डिस्प्यूट आया कहां पे, क्यों अराइज हुआ, क्यों मैटर हाई कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट तक ऐसे तो नहीं गया होगा, पहले अपील में गया होगा, फिर ट्रिब्यूनल में गया होगा, उसके बाद हाई कोर्ट में गया होगा। डिस्प्यूट अराइज क्यों हुआ, ट्रांसफरी ने डिडक्शन क्लेम कर ली बैड डेट की, असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि ये डिडक्शन नहीं मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने अपनी इनकम में से क्रेडिट नहीं किया, और ट्रूथ फैक्ट है ये। क्रेडिट किया ए लिमिटेड ने, बैड डेट क्लेम किया बी लिमिटेड ने, तो हाई कोर्ट ने कहा डजंट मैटर, डजंट मैटर। ए लिमिटेड से बिजनेस खरीदा, ए लिमिटेड उस पर ऑलरेडी आपको टैक्स पे कर चुकी है, बी लिमिटेड ने उस अमाउंट को अगर बैड डेट कर दिया तो इनको बैड डेट की डिडक्शन मिलनी चाहिए। तो दैट इज फेवर द असेसी, हाई कोर्ट फेवर द असेसी। ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद अब दूसरा केस क्या बना, इधर देखिए, ए लिमिटेड ने बैड डेट क्लेम किए, ए लिमिटेड ने बैड डेट क्लेम किए और ट्रांसफरी ने इसकी रिकवरी की, ठीक है। समझ रहे हैं दूसरा केस क्या है। पहला केस था कि बैड डेट डेटर थे ए लिमिटेड के, बी लिमिटेड ने उसको राइट ऑफ किया, बी लिमिटेड इज एलिजिबल फॉर टेकिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 फॉर बैड डेट एज पर जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट वीरभद्रा राव के कटेश्वरा राव एंड कंपनी। अब सेकंड सिचुएशन क्या बनी है, ए लिमिटेड ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया और ए लिमिटेड ने ही बैड डेट क्लेम किया। उसके बाद अमलगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया, बिजनेस टेक ओवर हो गया, और जो उसकी रिकवरी है
वो रिकवरी आ रही है बी लिमिटेड को, मींस ट्रांसफरी को। ठीक है, अब क्या कहता है लो, फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 41 में रिकवरी आती है। कहता है सेक्शन 41 की एप्लीकेबिलिटी के लिए जिस पर्सन ने डिडक्शन क्लेम की बैड डेट की, उसी पर्सन के हैंड में अगर रिकवरी आती है तो टैक्स होगा। मींस अगर असेसी वो नहीं होगा जिसने बैड डेट किया और रिकवरी किया, दे आर टू डिफरेंट पर्सन, बैड डेट किसी ने किया, रिकवरी किसी ने की, तो उस केस में रिकवरी पे टैक्स नहीं लगेगा। दैट इज काइमल पीके मद्रास हाई कोर्ट। फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 41, द पर्सन हु क्लेम्ड डिडक्शन फॉर बैड डेट एंड द पर्सन हु रिकवर द अमाउंट मस्ट बी सेम फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 41। काइमल पीके मद्रास हाई कोर्ट। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ गया दोनों जजमेंट आपको। तो दोनों फेवर कर रही है असेसी को, ऐसे आप याद रखिए। क्लियर है, चलिए। तो जो बड़ा सा नाम है, बड़ा सा नाम है वो डिडक्शन के लिए है, और जो छोटा नाम है काइमल पीके वो आपकी रिकवरी के लिए है। समझ रहे हैं आप इस बात को? चलिए नेक्स्ट आइए। डिडक्शन फॉर बैड डेट limited to the bank, deduction for bad debt limited to the amount by which bad debt exceeds credit balance in the provision for doubtful debt account in case of banks। ये जो है ये बैंक के लिए एप्लीकेबल है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेंगे, फिर मैं इस पे आऊंगा और आपको समझाऊंगा हम कहना क्या चाहते हैं। बेसिकली यहाँ पे इस पॉइंट के लिए मैं आपको बताऊंगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। डिडक्शन फॉर बैड डेट लिमिटेड टू द अमाउंट, बैड डेट कितनी मिलेगी? लिमिटेड टू द अमाउंट बाय विच bad debt exceeds credit balance in the provision for doubtful debt account in case of banks। ये प्रोविजन सिर्फ बैंक्स के लिए है, क्योंकि बैंक को, जो हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जस्ट अभी, बैंक को प्रोविजन क्रिएट करने पर डिडक्शन मिलती है। बैंक को अगर वो प्रोविजन भी क्रिएट करते हैं तो डिडक्शन मिलती है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 12 देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इन केस ऑफ स्पेसिफाइड बैंक। देखिए बैंक का जो नेचर है ना बिजनेस का, वो है एडवांसेस देना, लोन देना। ठीक है, बैंक का मेन बिजनेस है, दे आर गवर्न्ड विद द डायरेक्शन, विद द पॉलिसी, विद द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हम जैसा कि जानते हैं कि बिजनेस प्रोफेशन ने भी बड़ा स्पेसिफिक सेफगार्ड दिया बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। सेफगार्ड बहुत जरूरी है, बैंक को सेफगार्ड देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बैंक के केस में हमने इनको प्रोविजन बेसिस पर भी डिडक्शन अलाउड कर दी। मींस प्रोविजन मतलब एक गुल्लक बना लेना, और उसमें हर, देखिए अगर मान लीजिए प्रोविजन करना क्या है बेसिकली, मैंने एक गुल्लक रखी है अपने पास, मैंने 100 रुपए कमाए, मैंने 10 रुपए उसमें से उस गुल्लक में डाल दिए। क्या वो 10 रुपए खर्च हो गए? क्या वो 10 रुपए खर्च हो गए? आंसर इज नो, आंसर इज नो। ऐसे समझ के चलिए यहां पे हो क्या रहा है, प्रोविजन का मतलब क्या है। मान लीजिए मैं 100 रुपए कमाता हूं, मैंने एक गुल्लक बनाई और उस गुल्लक में मैंने 10 रुपए यहां पे डाल दिए। 100 रुपए कमाए, 10 रुपए यहां डाल दिए। अब मैं 100 रुपए कमा रहा हूं, उधार भी बेच रहा हूं, यस और नो। तो मैं हर बार जब भी पैसे कमाता हूं उसका 10% मैं इस गुल्लक में डाल देता हूं, इस गुल्लक में पैसे बढ़ते चले जाएंगे। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में मेरा पैसा डूब गया, तो मैं इस गुल्लक के पैसे को यूज करके अपने आप को जिंदा रखूंगा। अगर गुल्लक भी नहीं हुई, मैं 100 रुपए कमाता रहा और 100 रुपए खर्च करता रहा, और एक समय ऐसा आया कि वो पैसा मेरा डूब गया, तो मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। द बिगिनिंग ऑफ डिप्रेशन इज फ्रॉम, यस और नो। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हमने सेफगार्ड भी दिया। बैंक पे जो फेथ है जनरल पब्लिक एट लार्ज का, वो जरा सा से भी क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। जरा सा से भी क्वेश्चन मार्क अगर हो गया
और 10% ऑफ द डिपॉजिटर, जिन्होंने पैसा डिपॉजिट किया हुआ है बैंक में, 10% लोग भी अगर किसी बैंक में चले गए ना, मेरा पैसा दे दो, तो बैंक झेल नहीं पाएगा, दिवालिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक ऑलरेडी आपके पैसे को लोन के रूप में दे चुका, और अगर वो पैसा डूब गया, बैंक का पैसा डूब गया, तो बैंक का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, आप जो कुछ भी हर साल कमा रहे हो ना, जो तुम आपने एडवांसेस दिया, उसमें से कुछ कुछ पैसा आप प्रोविजन के रूप में इकट्ठा करते रहो, ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है, बैड डेट होता है, तो आप उस पैसे को यूज करके अपनी बैलेंस शीट को बचा सकते हो। ठीक है, नहीं तो सारा बर्डन एक साल की बैलेंस शीट पे आ जाएगा, एंड इट विल बी वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है, चलिए तो देखिए जरा क्या कहता है लो। बैड डेट की डिडक्शन तो मिलनी है, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डाउट एंड डाउटफुल डेट की डिडक्शन जो मिल रही है वो बैंक को मिल रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मिल रही है। ध्यान से सुनिए, पॉइंट नंबर ए, मैक्सिमम 8.5% ऑफ टोटल इनकम, नॉट इफ, ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, ऑफ टोटल इनकम, मैक्सिमम 8.5% ऑफ टोटल इनकम बिफोर चैप्टर 6A। चैप्टर 6A होता है आपका, जो हम डिडक्शन पढ़ेंगे, जो ग्रोस टोटल इनकम से डिडक्शन मिलती है, सेक्शन 80C टू 80U की सीरीज है ये, जिसे हम चैप्टर 6A के नाम से भी जानते हैं। मैक्सिमम 8.5% ऑफ टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A मींस ग्रोस टोटल इनकम का 8.5%, 8.5% प्रोविजन बनाइए, मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिल जाएगी। एक्चुअल बैड डेट नहीं हुआ, माइंड इट, एक्चुअल बैड डेट नहीं हुआ, फिर भी हम आपको डिडक्शन दे रहे हैं। ठीक है, नाउ प्लस ये तो मिलेगा ही मिलेगा 8.5% ऑफ टोटल इनकम, प्लस मैक्सिमम 10% ऑफ एग्रीगेट एवरेज एडवांस मेड बाय रूरल ब्रांचेस। देखिए, रूरल ब्रांचेस का जो फाइनेंसिंग होता है वो माइक्रो सेक्टर को होता है। रूरल ब्रांचेज अगर हैं किसी बैंक की, माइक्रो सेक्टर को होगा या एग्रीकल्चरिस्ट को होगा। तो रूरल ब्रांचेज को ज्यादा सेफगार्ड की जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट भी कई बार पॉलिसी ले आती है, इलेक्शन के टाइम पे खूब ड्रामा होता है कि हम किसानों का लोन माफ कर देंगे, हम किसानों को ये दे देंगे, हम किसानों को वो दे देंगे, कर्ज माफी, कितने सारे वादे हर सरकार करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। तो जब माफ करेंगे तो पैसा कहां से आएगा? यस और नो? तो रूरल ब्रांचेज के केस में आपके जो प्रोविजन है वो हमने ज्यादा अलाउड किए हैं, कंसिडरिंग द नेचर ऑफ एडवांस एंड द रिस्क इन्वॉल्व। तो हमने यहां पे 10% ऑफ इनकम नहीं किया। रूरल ब्रांचेज के जो एवरेज एडवांसेज हैं, रूरल ब्रांचेज के जो एवरेज एडवांसेज हैं उसका 10%, ओपनिंग में कितना था, क्लोजिंग में कितना था, उसका एवरेज निकाला, उसका 10% तक आप प्रोविजन अगर बनाते हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो 8.5% ऑफ इनकम, दैट इज ग्रोस टोटल इनकम, एंड 10% ऑफ एग्रीगेट एवरेज एडवांसेज जो है रूरल ब्रांचेज के, प्रोविजन आप बना सकते हैं मैक्सिमम, और आपको डिडक्शन मिल जाएगी। क्लियर है बिल्कुल? उसके बाद नेक्स्ट, फॉरेन बैंक अगर है, फॉरेन बैंक को 5% अलाउड किया ग्रोस टोटल इनकम का, वहां 8.5 है या 5% किया। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, उसको भी 5% ग्रोस टोटल इनकम का। मतलब सिंपल हो गया, फॉरेन बैंक, एनबीएफसी 5%, और जो अदर बैंक्स हैं उनमें 8.5% ऑफ टोटल इनकम, ग्रोस टोटल इनकम, एंड 10% ऑफ एग्रीगेट एवरेज एडवांस। जो एग्रीगेट एवरेज एडवांस निकालेंगे वो आप निकालेंगे, हर महीने का क्लोजिंग ले लें और उसे लास्ट में 12 से भाग कर दें। क्या करें? हर महीने का क्लोजिंग ले लें, हर महीने का क्लोजिंग ले लें, और करना नहीं है प्लीज, कुछ भी नहीं करना, ये कोई प्रैक्टिकली नहीं आते इस तरह के क्वेश्चंस, फंडामेंटल्स पता होने चाहिए आपको। लास्ट डे ऑफ द मंथ का क्लोजिंग बैलेंस ले लें, उसे 12 से डिवाइड कर दें, एवरेज एडवांसेज आ गए आपके। क्लियर है? नाउ हमने यहाँ पे डिडक्शन दी है स्पेसिफाइड बैंक्स को, स्पेसिफाइड बैंक्स को डिफाइन किया। स्पेसिफाइड बैंक मींस a scheduled bank which is not a bank incorporated under the law of country outside India, not India, outside India, ठीक है, outside India।
और ए नॉन शेड्यूल्ड बैंक और ए कोऑपरेटिव बैंक। अदर देन किसको नहीं इंक्लूड किया? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। क्लियर है बिल्कुल। नाउ नंबर 13, देखिए पॉइंट नंबर 13 में ये क्लियर हो गया आपको बिल्कुल ना, प्रोविजन कैसे करना है। अब ये पॉइंट समझिए आप जरा, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो पॉइंट पढ़ रहा हूं, फिर हम इसके को एग्जांपल से समझते हैं। डिडक्शन फॉर बैड डेट लिमिटेड टू द अमाउंट बाय विच बैड डेट एक्सीड्स क्रेडिट बैलेंस इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट इन केस ऑफ बैंक। अब देखिए जरा, ऐसे समझिए इसको, बैंक हर साल एक प्रोविजन बनाता जा रहा है, प्रोविजन बना रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ऐसे बनाता जा रहा है। क्लियर है। इस प्रोविजन में आपके पास से 10 करोड़ रुपया इकट्ठा हो चुका है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, हर साल 1-1 करोड़, कभी 1.5 करोड़, कभी 50 लाख, कभी 20 लाख, कभी 30 लाख, 8.5%, 10% एवरेज एडवांसेस करके आप प्रोविजन बनाते जा रहे हैं और ये प्रोविजन इकट्ठा होता जा रहा है। ठीक है। फिर अचानक एक पर्टिकुलर ईयर में 12 करोड़ रुपए के बैड डेट हो गए, एक्चुअली बैड डेट हो गए, एक्चुअली बैड डेट हो गए 12 करोड़ रुपए के। अभी तक तो प्रोविजन चल रहा था, क्यों चल रहा था? इसी तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए कि अचानक कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो उस साल की बैलेंस शीट पे इतना प्रेशर ना आ जाए कि वो सारा प्रॉफिट एग्जॉस्ट हो जाए और एक अचानक एक बैड पिक्चर बैंक की आ जाएगी और उस बैड पिक्चर आने की वजह से न्यूज़पेपर में छप जाएगा, मीडिया में आ जाएगा और लोगों के अंदर अफरा तफरी मच जाएगी और सब लोग पहुंच जाएंगे बैंक में, लाई जी मेरा पैसा दीजिए, पहले मेरा पैसा दीजिए, और फिर वो पैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जितना भी आपने डिपॉजिट किया है बैंक में वो सारा का सारा, मोस्ट ऑफ द मनी मीन्स 80-90% पैसा वो ऑलरेडी एडवांस किया जा चुका है। फर्दर बैंक के पास लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाएगा और क्राइसिस आने के बाद बहुत बुरा होने वाला है फिर। ठीक है। तो यहां पर 12 करोड़ रुपए के जब एक्चुअली बैड डेट हुए तो आपको क्या एंट्री पास करनी चाहिए? बताइए क्या एंट्री पास करनी चाहिए इन रियलिटी, एक प्रॉपर सेंस में क्या एंट्री पास करनी चाहिए? आपको एंट्री पास करनी चाहिए क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट 10 करोड़, बैड डेट अकाउंट डेबिट 2 करोड़ टू एडवांसेस जो बैड डेट हो गए 12 करोड़, ये करनी चाहिए एंट्री पास। ठीक है। तो वो पॉइंट जो पढ़ा हमने अभी, उसके हिसाब से बैंक क्या कर रहे थे, क्या कर सकते थे, क्या चाहते थे, क्या कर रहे थे? बेसिकली दे आर डूइंग बैड डेट अकाउंट डेबिट 12 करोड़ टू एडवांसेस 12 करोड़, और प्रोविजन एज इट इज 10 करोड़ का खड़ा हुआ है। तो इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गया यहां पे 12 करोड़ बैड डेट। क्या ये सही ट्रीटमेंट है? क्या 12 करोड़ रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना इज करेक्ट ट्रीटमेंट? अरे मैंने गुल्लक बनाई क्यों थी? मिस हैपनिंग को टैकल करने के लिए तो गुल्लक बनी थी। ये क्या मजाक हो रहा है? तो 12 करोड़ रुपए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाने का कोई लॉजिक ही नहीं है। आप पहले अपनी गुल्लक यूज करो, जो आपके पास 10 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, जो आपने ईयर टू ईयर प्रॉफिट में से घटा के और आपने गुल्लक तैयार की है। जो फालतू है 2 करोड़ रुपए वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाइए। तो यहां पे बेसिकली 2 करोड़ रुपए आना चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को आप? इसी बात को हम यहां पे बताना चाह रहे हैं। क्या? डिडक्शन फॉर बैड डेट कितनी मिलेगी? लिमिटेड टू द अमाउंट बाय विच बैड डेट एक्सीड्स क्रेडिट बैलेंस इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो क्रेडिट बैलेंस इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 12 करोड़, 10 करोड़। क्रेडिट बैलेंस इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 10 करोड़, एक्चुअल बैड डेट इज 12 करोड़। तो कितना एक्सिस है? क्रेडिट बैलेंस 2 करोड़। तो सिर्फ 2 करोड़ रुपया आपका उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इट सीम्स टू बी वेरी वेरी लॉजिकल। जबकि जो समझ रहे हैं आप, इस प्रोविजन को लाने की जरूरत नहीं है, बट क्या करें, ऐसी इतनी बदमाशी करता है ना, इतना ज्यादा हेरा फेरी करना चाहता है, तो लॉ मेकर को अननेसेसरी। डीटी इज ए वेरी स्मॉल सब्जेक्ट, लेकिन आप जैसे जैसे बदमाशियां करेगा, ऐसी बार बार दिमाग लगाएगा, उल्टी सीधी हरकतें करेगा। हमें क्या जरूरत पड़ी थी ये कहने की कि 80% सेक्शन 35 AD में
हमने कह दिया 80% प्लांट एंड मशीनरी न्यू होनी चाहिए। फिर हमने कहा कि अगर आप ओल्ड मीन्स सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करते हो तो हम उसे न्यू मान लेंगे। उसके बाद हमें ये ऐड करने की क्या जरूरत थी कि वो मशीन कभी भी हिंदुस्तान में यूज ना हुई हो और कभी भी उस पर कोई डिडक्शन हिंदुस्तान में ना मिली हो। द सिंपल रीजन, सिंपल लॉजिक। अगर हम यही लिख के छोड़ देते कि 80% प्लांट एंड मशीनरी न्यू होनी चाहिए, 20% ओल्ड हो सकती है, और इवन अगर आप कोई पुरानी मशीन इंपोर्ट करते हैं तो उसको हम हिंदुस्तान में नया मानेंगे, इतने पे भी लो हो सकता था। बट फिर लोग क्या करते, यहां से मशीन को हिंदुस्तान से बाहर ले जाते और बाहर से फिर इंपोर्ट करके ले आते, बन जाती नई, हवाई जहाज में बैठो मशीन नई हो गई। बिना बात लोग को बहुत ज्यादा कंटेंट उसमें बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बिकॉज असेसी मानने वाला नहीं है। सेक्शन 43 बताइए, सेक्शन 43 जिसमें नोशनल कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट निकाल रहे हैं। अगर असेसी ईमानदारी से करे तो हमें अनाउंस डेप्रिसिएशन पे होगा, ये होगा, वो होगा, क्या जरूरत पड़ी थी, लीज हो गया, रीएक्विजिशन हो गया, क्या जरूरत पड़ी थी उन पॉइंट्स की। बट दिस इज द ट्रूथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। प्रोविजन समझ में आ गया आपको। अब आइए, ये 13 पॉइंट पे एक दो बार क्वेश्चन भी आया हुआ है दोस्तों, इसको समझिए जरा। अमाउंट कैरिड टू स्पेशल रिजर्व क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय स्पेसिफाइड एंटिटी। तो पहले ये भी रिजर्व क्रिएट हो रहा है, मतलब ये एक्चुअल खर्चा नहीं है, ये एक्चुअल खर्चा नहीं है, ये लोग रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं और रिजर्व क्रिएट करने के बेसिस पे इनको डिडक्शन मिल रही है। रिजर्व क्रिएट करने के बेसिस पर इनको डिडक्शन मिल रही है। ठीक है, एक तरह से ये भी प्रोविजन है, बट नाम दे दिया यहाँ पे रिजर्व। क्लियर है, देखिए जरा। अमाउंट कैरिड टू स्पेशल रिजर्व क्रेडिटेड क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय स्पेसिफाइड एंटिटी। स्पेसिफाइड एंटिटी हेयर मींस कौन कौन स्पेसिफाइड एंटिटी है, रटने की जरूरत नहीं है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया होगा क्वेश्चन में। फाइनेंस कॉर्पोरेशन विच इज ए पब्लिक सेक्टर कंपनी, ए बैंकिंग कंपनी, ए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ए कोऑपरेटिव बैंक अदर देन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इंक्लूड है, एंड अदर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग ए पब्लिक कंपनी। तो ये सब के सब किस में है, फाइनेंसिंग बिजनेस में है। किस में है, फाइनेंसिंग बिजनेस में है। तो ये लोग एक रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे डिडक्शन मिली। मत करो, नहीं करोगे नहीं मिलेगी, कर दोगे तो मिल जाएगी। क्या रिजर्व क्रिएट करना है, कितने परसेंट डिडक्शन मिलेगी, कहता है स्पेसिफाइड एंटिटी जो हमने ऊपर पढ़ ली है आर अलाउड टू क्रिएट ए स्पेशल रिजर्व मैक्सिमम 20% ऑफ देयर इनकम फ्रॉम बिजनेस। कितना रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं, 20%। जो उनकी इनकम हो रही है बिजनेस से उसका 20% रिजर्व क्रिएट करो, डिडक्शन क्लेम करो। आपको 20% जितना भी रिजर्व क्रिएट करोगे मैक्सिमम 20% उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपको डिडक्शन मिल जाएगी इनकम टैक्स में। ये भी एक्चुअल खर्चा नहीं है, रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, अगेन सेफ गार्डिंग द फ्यूचर। ये भी रिजर्व किस लिए क्रिएट किया जा रहा है, टू सेफ गार्ड द फ्यूचर। फिर क्या कहता है, ध्यान से सुनिए पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी ध्यान से सुनिए। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड once the aggregate amount carried to the reserve exceeds 200% of paid up capital plus general reserve। क्या मतलब हुआ, अगर मेरी पूंजी, मेरी कैपिटल 100 करोड़ है, कितनी है, 100 करोड़ कैपिटल है, मेरे पास रिजर्व सरप्लस है 50 करोड़, तो मेरी 150 करोड़ की कैपिटल है। अगर किसी की 150 करोड़ की कैपिटल है और उसके पास 300 करोड़ के रिजर्व है तो सेफ गार्ड है, बहुत अच्छा सेफ गार्ड है, 200% कम नहीं होता कैपिटल का। 300 करोड़ रुपए के आपके रिजर्व बन गए, ईयर टू ईयर बन गए, कभी 20 करोड़ बना, कभी 30 बना, कभी 35 बना, कभी 50 बना, कभी 100 करोड़ बना, करते करते 300 करोड़ के रिजर्व बन गए। ऐसे मान लीजिए, एक एग्जांपल से समझिए कि मेरे पास जो रिजर्व है, स्पेशल रिजर्व, जो स्पेशल रिजर्व है ये मेरा यहां पे स्टैंड करता है 270 करोड़। ठीक है, एक पर्टिकुलर ईयर के बिगिनिंग में कितना, 270 करोड़। क्लियर है। अब इस साल का जो मेरा प्रॉफिट है वो है से 500 करोड़। कितना है, 500 करोड़। तो मैं इसका कितना रिजर्व बना सकता हूं, 20%, 100 करोड़। आप बनाओ 100 करोड़ रिजर्व, कोई मना नहीं कर रहा, बनाओ 100 करोड़। लेकिन आपको जो डिडक्शन मिलेगी
वो सिर्फ 30 करोड़ की मिलेगी, क्योंकि आप 300% से ऊपर की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। आपकी पेड अप कैपिटल, आपका जनरल रिजर्व दोनों को जोड़ लो, उसका 200% अगर आपका ये रिजर्व क्रिएट हो चुका है, बैलेंस आ चुका है, उसके बाद से आप उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको। आप रिजर्व क्रिएट करो, दैट इज योर चॉइस, यू हैव टू, आपको डिडक्शन फर्दर इनकम टैक्स में नहीं मिलेगी। अब ध्यान से सुनिए जरा, लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 35D पढ़ा था। अब याद रखने की टेक्निक्स बता रहा हूं मैं आपको। सेक्शन 35D पढ़ा था, दैट इज फॉर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जिसमें हमने निकाला था 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर आपको ध्यान हो। यस और नो? तो जब हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था तो हमने वहां पे लिया था इश्यूड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड ऑल। माय कंसर्न राइट नाउ इज इश्यूड शेयर कैपिटल। तो ऐसे याद रखिए, सेक्शन 35D में इश्यूड शेयर कैपिटल लेनी है, और जब हम स्पेसिफाइड एंटिटी के रिजर्व की बात कर रहे हैं, स्पेशल रिजर्व की, वहां पे हमें पेड अप कैपिटल लेनी है। देखिए, कंपैरिजन करके याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। चलते चलते भी दिमाग में आ जाएगा, अच्छा 35D में इश्यूड था और यहाँ पे पेड अप है, ऐसे ध्यान रखिए प्लीज। ठीक है। फिर कहता है जब समस्या आएगी, किसी साल प्रॉफिट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ जाएगा, एक्चुअली एडवांसेस डूब जाएंगे, तो उस साल में आप पैसा निकाल के लेके आएंगे रिजर्व से। जब रिजर्व से पैसा निकाल के लेके आएंगे तो वो आपकी उस साल की इनकम हो जाएगी, खत्म हो गई बात। द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर इन विच विड्रॉवल अंडर सेक्शन 41(4)(a). 41(4)(a) में आपका जो विड्रॉवल होगा वो टैक्स हो जाएगा, सिंपल हो गया। उसके बाद आइए फैमिली प्लानिंग एक्सपेंस। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंस छोटी छोटी सी बातें, छोटे छोटे से प्रोविजन और छोटी छोटी सी गलतियां हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, प्रोविजंस को याद रखेंगे। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंस सिर्फ कंपनी एसएससी को मिलेगा। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंस क्या है? देखिए, आप अपने एम्प्लॉइज को एजुकेट करें कि छोटा परिवार सुखी परिवार। से फॉर एग्जांपल, आई एम हैविंग 10 एम्प्लॉइज, 20 एम्प्लॉइज, 30 एम्प्लॉइज, 50 एम्प्लॉइज। तो इतना समझाने के लिए कि छोटा परिवार सुखी परिवार, मैं खुद ही समझा दूंगा बैठा के, लेकिन कंपनी का जो बेस है वो ब्रॉडर है, बहुत ज्यादा ब्रॉडर है, लैक्स ऑफ एम्प्लॉई, बहुत सारी ब्रांचेज, बहुत सारे ऑफिसेज, पता नहीं, काफी फैला हुआ बिजनेस। तो इसलिए कंपनी एसएससी को दिया गया है डिडक्शन, ताकि कंपनी एसएससी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि दे आर हैविंग ए गुड एम्प्लॉय बेस। तो कंपनी एसएससी को डिडक्शन दी हमने। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंस अगर वो करती है, ठीक है, मीन्स एम्प्लॉइज को बता रही है छोटा परिवार सुखी परिवार, आप कहेंगे कि ये बिजनेस का खर्चा कैसे है? भाई साहब, बिल्कुल बिजनेस का खर्चा है। अगर कोई एम्प्लॉय के घर में 10 बच्चे हैं, आप उसकी औकात से ज्यादा सैलरी उसे पे कर दोगे ना, तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा कभी। रोज घर पे झगड़े होंगे, रोज सब्जियां खत्म होंगी, रोज कपड़े लेने होंगे, रोज पता नहीं क्या क्या होगा, और एम्प्लॉय पीसफुली कभी भी कंपनी में काम नहीं कर पाएगा और सैलरी से कभी संतुष्ट नहीं होगा। और अगर आप संतुष्ट नहीं है ना, अगर आप अंदर से खुश नहीं है, अगर आप संतुष्ट नहीं है ना, तो आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज मस्ट। जब आप सेटिस्फाइड होते हैं, खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस 10 टाइम्स बढ़ जाती है और आप थकते भी नहीं है, सबसे बड़ी बात। लेकिन अगर आप सेल्फ लव नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप छोटे से काम करने से भी थक जाएंगे। तो सबसे पहले सेटिस्फेक्शन लेके आइए, सेटिस्फेक्शन लेके आइए। वॉट एवर यू हैव एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो कंपनी एसएससी से ये थोड़ा ब्रॉडर सेंस में मैसेज जाएगा। तो कंपनी एसएससी को डिडक्शन मिलेगी। कंपनी ये फॉरेन कंपनी भी हो सकती है, इंडियन कंपनी भी। रिवेन्यू एक्सपेंस जो होंगे वो आपको अलाउड हो जाएंगे इन द ईयर इन विच इनकर्ड, जिस साल में इंकर किया।
कैपिटल एक्सपेंडिचर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, अगेन 5 आ गया, 35 ई 10 इंस्टॉलमेंट थी, बाकी सब अभी तक 5 चल रहा है। चाहे वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस थे 35 डी में, चाहे वो वॉलंटरी रिटायरमेंट के खर्चे थे, सब आपको 5 इंस्टॉलमेंट में चल रहा है, एक्सेप्ट मिनरल्स वाला एक्सट्रैक्शन प्रोस्पेक्टिंग मिनरल 35 ई, उसमें 10 है, बाकी अभी भी 5 चल रहा है। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया है, अगर उस किसी एसेट को खरीदा है, फॉर एग्जांपल आपने एक बड़ी सी एलईडी खरीद ली और आपने वो वहां पे जहाँ पे एम्प्लॉय आपके अटेंडेंस लगाते हैं डेली, वहां पे आपने बड़ी सी स्क्रीन लगा दी जिसमें आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं थ्रू ए स्मॉल मूवी, 15-20 सेकंड 30 सेकंड की मूवी चला दी आपने कि छोटा, पहले तो आया समस्याएं आई बड़े परिवार की, फिर आ गया लास्ट में छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक है, अब वो जब आप इसको यूज करना बंद कर देंगे, उसको अगर आप अदर ब्लॉक में लेके जाएंगे, आप उसको बेचेंगे, तो इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल ऐसे होगा जैसे हमने सेक्शन 35 में देखा था, ब्लॉक में लाओगे जीरो वैल्यू पे, और अगर डायरेक्टली बेचोगे तो जितने का बेचा और कैपिटल गेन एंड ऑल वो कॉन्सेप्ट सेम अप्लाई होगा। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स आप पे करते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स व्हेन यू डील इन द लिस्टेड सिक्योरिटीज। तो अगर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स आपने पे किया है तो उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर में, माइंड इट। अगर डीलिंग इन शेयर सिक्योरिटीज is your business, you will get the deduction for security transaction tax. But if share and securities are capital asset for you, that means you are not dealing, you are not considered it as a stock in trade, then you will not get the deduction of STT paid under the head capital gain. ठीक है, वो हम वहां भी डिस्कस करेंगे दोबारा से। STT की डिडक्शन मिलेगी अगर डीलिंग इन सिक्योरिटीज योर बिजनेस, STT की डिडक्शन नहीं मिलेगी इफ शेयर सिक्योरिटीज आर हेल्ड एज कैपिटल एसेट। कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बिजनेस में ही होता है, ये कैपिटल गेन से कोई लेना देना नहीं है, इसकी डिडक्शन आपको मिलेगी। पॉइंट नंबर 17, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी शुगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है वो शुगर केन परचेज करती हैं, शुगर केन परचेज करती हैं, तो यहां पर गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स कर देगी कि शुगर केन का ये प्राइस होगा, हम अप्रूव कर रहे हैं। अगर आप इससे ज्यादा पे खरीद रहे हैं तो आपको डिडक्शन उस अमाउंट की मिलेगी जितना हमने अप्रूव किया है। क्लियर है? बिल्कुल दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, शुगर केन परचेज करती है, तो गवर्नमेंट उसका प्राइस फिक्स करेगी, और जो गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करेगी उससे ज्यादा का अगर वो खरीदते हैं तो उनको डिडक्शन उतनी अमाउंट की मिलेगी जितना गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है। ठीक है, मार्केट टू मार्केट लॉस आईसीडीएस के हिसाब से जो आएगा वो आपकी एक्सपेंस हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट नंबर 18 में। अब आइए जनरल डिडक्शन। देखिए, अगर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसे जैसे नंबर 1 सैलरी, कन्वेंस, सेल प्रमोशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फेस्टिवल एक्सपेंस, मतलब कितने सारे एक्सपेंसेज हैं। अगर कोई डॉक्टर है तो मेडिसिन एक्सपेंस, ठीक है, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो स्टाइपेंड होगा, स्टेशनरी होगी, यस और नो। तो डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस, डिफरेंट नेचर ऑफ एक्सपेंस। सेक्शन 30 से लेके और 35 तक मोस्टली जो डिडक्शन है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 30 छोड़ दो, 31 छोड़ दो, 32 से लेके 35 तक जो डिडक्शन है आपकी वो मोस्टली सारी आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। सेक्शन 36 रिवेन्यू एक्सपेंस के लिए, 37 भी रिवेन्यू एक्सपेंस के लिए। अब बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो हमने कहीं नहीं पढ़े। क्या हमने सेल प्रमोशन की डिडक्शन पढ़ी? क्या हमने कन्वेंस की पढ़ी? क्या हमने दिवाली एक्सपेंस की पढ़ी? क्या हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस की पढ़ी? क्या हमने कैरिज आउटवर्ड की पढ़ी? क्या हमने कैरिज इनवर्ड की पढ़ी? क्या हमने परचेजेस की डिडक्शन पढ़ी? आंसर इज नो। डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस, डिफरेंट नेचर ऑफ डिडक्शन, वी कैन नॉट लिस्ट आउट द एक्सपेंसेस कि दीज आर द एक्सपेंसेस दैट विल बी अलाउड। ऐसे नहीं कर सकते हम कि ये खर्चा इसी सेक्शन में मिलेगा, इम्पॉसिबल है बिल्कुल। तो हमने क्या किया, सेक्शन 37 एक रखा हमने जो जनरल एक्सपेंस के लिए है, और उसमें हमने कुछ कंडीशंस बता दी, आप सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दो और डिडक्शन ले लो। डिडक्शन अंडर सेक्शन 37 शैल बी अलाउड इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन क्या है, एक्सपेंस शुड इनकर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मींस प्रायर प्रोडक्ट एक्सपेंस है, ध्यान से सुनेंगे, प्रायर प्रोडक्ट एक्सपेंस है तो वो आपको अलाउड नहीं होगा। तो ये जो पॉइंट है ना,
नॉट एप्लीकेबल, ध्यान से सुनेंगे, लॉजिकली समझेंगे, नॉट एप्लीकेबल ऑन असेसी फॉलो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अगर कोई कैश सिस्टम अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है तो उसके यहाँ पे इंकर का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। पे करता है तो डिडक्शन मिलती है, रिसीव करता है तो इनकम होती है। तो ये पॉइंट उनके लिए हो गया जो एक्रूअल सिस्टम अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। अगर आपका सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एक्रूअल है, अगर आपका सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एक्रूअल है और आपने किसी प्रायर पीरियड एक्सपेंस को करंट ईयर में डाल दिया तो आपका वो डिसअलाउड हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉ सेज एक्सपेंस शुड इनकर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। क्लियर है बिल्कुल। देन नेक्स्ट, द एक्सपेंस शुड नॉट बी कैपिटल इन नेचर, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आपको ऑलरेडी काफी सारी डिडक्शंस पहले दे दी गई हैं। दिस सेक्शन इज मेंट स्पेसिफिकली फॉर रेवेन्यू एक्सपेंस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द एक्सपेंस शुड नॉट बी पर्सनल इन नेचर। ये बड़ा अच्छे से मना कर दिया था पहली क्लास में ही कि पर्सनल होगा चवन्नी नहीं मिलेगी, बिजनेस का होगा जान हाजिर है। रिवेन्यू होगा सेम ईयर में ले लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा नंबर ऑफ ईयर्स में ले लो बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन अदरवाइज, और सम टाइम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी फर्स्ट ईयर में ले लो, जैसे सेक्शन 35 इज द एग्जांपल। देन नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर डी, द एक्सपेंस शुड बी होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। तो ठीक है ना, पूरा का पूरा खर्चा बिजनेस प्रोफेशन के लिए होना चाहिए, समझ में आता है। एक्सपेंस शुड नॉट बी स्पेसिफिकली कवर्ड अंडर 30 से 36। 30 से 36 तो कोई स्पेसिफिकली कवर्ड नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे, मान लीजिए मैंने बिल्डिंग किराए पे ली तो मुझे सेक्शन 30 में डिडक्शन मिल जाएगी, है ना, बिल्डिंग के लिए रेंट, रेट, रिपेयर, टैक्सेस, बिल्डिंग। अब मान लो ये पॉइंट यहां पे होता ही नहीं, तो वो क्या कहता, अच्छा जी बताओ मैंने बिल्डिंग किराए पे ली, 30 में डिडक्शन लेके आ रहा है, ध्यान रखना, 30 में डिडक्शन ले ली, फिर कहता है क्या ये खर्चा मेरा पिछले साल में हुआ? मैंने कहा हाँ बिल्कुल हुआ। क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? मैंने कहा नहीं है। मैं कौन? गवर्नमेंट। एक्सपेंस क्या पर्सनल है? नहीं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। क्या बिजनेस के लिए? बिल्कुल है बिजनेस के लिए। फिर क्या डिडक्शन मुझे नहीं मिलनी चाहिए? तो इसलिए मैंने एक पॉइंट इसमें ये भी डाला, मैंने मींस द गवर्नमेंट ने, लॉ मेकर्स ने, एक्सपेंस शुड नॉट बी स्पेसिफिकली कवर्ड अंडर 30 से 36। अगर 30 से 36 में ऑलरेडी डिडक्शन मिल चुकी है तो यहां पर दोबारा डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्लियर है बिल्कुल। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर एफ, थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर एफ में आप लोग गलतियां कर देते हैं, कंफ्यूजन रखते हैं। द एक्सपेंस इनकर्ड बाय एसएससी विच इज एन ऑफेंस प्रोहिबिटेड अंडर लॉ शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। अगर कोई भी एक्सपेंस आपने ऐसा किया है, पेमेंट ऐसी की है उस ऑफेंस के लिए जो प्रोहिबिटेड अंडर द लॉ, दैट मीन्स फाइन, पेनल्टी नॉट अलाउड। इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझ लीजिए आप। देखिए अगर किसी एक्ट में, किसी रूल्स में पेनल्टी लगेगी, अगर किसी एक्ट में, किसी रूल में पेनल्टी लगेगी तो वो आप अलाउड नहीं होगी आपको। ठीक है, प्रोहिबिटेड अंडर द लॉ होना चाहिए। मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको 1 लाख रुपए गुड सप्लाई करूंगा विद इन 15 डेज, विद ए क्लोज इन ए कॉन्ट्रैक्ट कि इफ आई, अगर आपने लेने से मना कर दिया तो आपको 10,000 रुपए फाइन देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। दैट इज इन ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड मी, एंड यू रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी and you paid me 10,000 rupee penalty. That penalty is a business expense for you. You will get the deduction because this is nowhere prohibited under the law. It is the terms and conditions. This is the penalty as per the contract, not as per the law. क्लियर है बिल्कुल आपको ये बात? चलिए आइए अब नेक्स्ट आइए, इसमें ध्यान रखना है, जरा छोटे छोटे से पॉइंट्स है, फटाफट पढ़ते हैं। Expenses incurred on account of donation or advertisement in the magazine publication of political party shall not be allowed. पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप डोनेशन दे रहे हैं, उनकी मैगजीन में अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट करोगे, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं माना जाता। However, there are section 80 GGB and 80 GGC जिसमें आपको डिडक्शन मिलेगी चैप्टर 6A में, बट दैट इज नॉट ए बिजनेस एक्सपेंस, ये ध्यान रखेंगे आप। Point number second, expenses incurred by pharmaceutical and healthcare sector and free distribution of medicine to doctor, medical practitioners shall not be allowed since it is prohibited under Drug Control Act. Now, आपने देखा होगा बहुत हॉस्पिटल्स में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं वो हर हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाके वहाँ डॉक्टर से मिलते हैं,
डॉक्टर से मिलके कहते जी हमने ये दवाई है हमारी, ये दवाई आप अपने पेशेंट को बताओ, ये है वो है, इस तरह से करके उन्हें फ्री सैंपल भी देके जाते हैं। ये सुनो, तो डॉक्टर को इस तरह से मेडिसिन देना फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा इज नॉट परमिटेड अंडर ड्रग कंट्रोल एक्ट। ठीक है, मीन्स डॉक्टर भी मेडिसिन नहीं ले सकता विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, ऐसे मानिए आप। इट इज प्रोहिबिटेड अंडर ड्रग कंट्रोल एक्ट कि इस तरह से फार्मास्यूटिकल कंपनी जाके इस तरह से पब्लिसिटी करके ये सब नहीं करेंगी, नॉट अलाउड। ठीक है, तो डॉक्टर को जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में फ्री मेडिसिन दे रही है उसका जो खर्चा फार्मास्यूटिकल कंपनी को हो रहा है उसकी डिडक्शन उसको नहीं मिलेगी, दैट इज कॉल्ड फ्री बीज। नंबर 2, उन मेडिसिन को अगर डॉक्टर बेचकर पैसा कमाएगा तो उसकी इनकम होगी, ध्यान रखना। फार्मास्यूटिकल कंपनी जो मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है डॉक्टर्स को फॉर देयर एडवर्टाइजमेंट पर्पज, उसकी खर्चे की डिडक्शन फार्मास्यूटिकल कंपनी को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उन मेडिसिन को डॉक्टर बेचकर पैसा कमाता है तो डॉक्टर की इनकम मानी जाएगी। अब आइए नेक्स्ट, पेमेंट मेड बाय एसएससी टू स्टॉक एक्सचेंज। पेमेंट मेड बाय एसएससी टू स्टॉक एक्सचेंज फॉर वायलेशन ऑफ देयर रेगुलेशन was not an account of offense prohibited under law, hence allowed। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज जो होता है उसके साथ जो लिस्टेड कंपनी है उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर उसका वायलेशन हुआ कॉन्ट्रैक्ट का तो डेफिनेटली आप वहां पेनल्टी जो पे कर रहे हैं, इट इज नॉट वेयर प्रोहिबिटेड अंडर द लॉ एंड हेंस इज एन अलाउबल एक्सपेंस। स्टॉक ऑफ हेरोइन ऑफ असेसी वाज सीज्ड एज ही फाउंड टू बी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ इट, जो परमिटेड नहीं है। द एपेक्स कोर्ट, एपेक्स वर्ड यूज होता है सुप्रीम कोर्ट के लिए, द एपेक्स कोर्ट इन केस ऑफ टीए खुरैसी deals with business expense and not in regard to loss sustained in the business which is deductible in the normal course of business, hence allowed। कहता है कि जो स्टॉक ऑफ हेरोइन सीज कर लिया गया ये कोई एक्सपेंस नहीं है, ये कोई एक्सपेंस नहीं है जो 37 में अलाउड कर दे, ये नॉर्मल बिजनेस लॉस है, और बिजनेस लॉस जैसे अलाउड होते हैं सेक्शन 28 में वैसे अलाउड हो जाएगा, बट इट इज नॉट अन एक्सपेंस अंडर सेक्शन 37। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CSR एक्टिविटी, देखिए देयर इज अ सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो कहता है कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज का खर्चा कंपनी को करना है इफ दे सेटिस्फाइड द सर्टेन क्राइटेरियाज। तो जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो लीगल रिक्वायरमेंट है कंपनी एक्ट की, अगर वो कंपनी करती है तो उसे इनकम टैक्स में खर्चा नहीं माना जाएगा, उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एसएससी ऑन अकाउंट ऑफ कॉमर्शियल एक्सपेंडेंसी शैल बी अलाउड। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कहा ना कि आप शेयर होल्डर को कुछ नहीं दोगे, यस और नो, एम्प्लॉय खर्चा कर रहे हो, ठीक है, कंपनी के शेयर होल्डर ओनर है। अब मान लीजिए कोई कंपनी सिल्वर जुबली मना रही है, 25 साल हो गए, 50 साल पुरानी कंपनी हो गई, एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रही है और उस टाइम अपने शेयर होल्डर को भी कुछ गिफ्ट दे रही है, तो वो अलाउड हो जाएगा बिकॉज दैट इज इन द नेचर ऑफ कॉमर्शियल एक्सपेंडेंसी। या सेकंड एग्जांपल सुन लीजिए, कंपनी का डायरेक्टर किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने, जो बिजनेस कॉन्फ्रेंस है, जाता है, वहां पे रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू कम विद द कपल, कपल एंट्री अलाउड है, वाइफ को लेके जा रहा है, वाइफ है तो हस्बैंड को लेके जा रही है, तो ये भी कॉमर्शियल एक्सपेंडेंसी में आएगा, दोनों के खर्चे अगर कंपनी उठाती है तो दैट एक्सपेंस विल बी अलाउड बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, नाउ फी पेड टू आरओसी टू इंक्रीज ऑथराइज्ड कैपिटल, ये आपका अलाउड नहीं होगा क्योंकि ये कैपिटल से रिलेटेड है। ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने के लिए जो आप आरओसी फी पे कर रहे हैं उसके डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। अगर आप शेयर, ध्यान से सुन लीजिएगा, एक्सपेंसेज इनकर्ड ऑन इशू ऑफ शेयर कैपिटल इशू की उसके जो खर्चे होंगे वो भी आपको अलाउड नहीं होंगे। 35D में बिजनेस स्टार्ट किया, 35D में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज है जो 5 किस्तों में लोगे, लेकिन इट्स नॉट अलाउड एज ए रूटीन एक्सपेंस। ठीक है, उसके बाद अगर डिवेंचर इशू कर रहे हो, बोनस शेयर इशू कर रहे हो, तो उसके खर्चे आपको मिल जाएंगे, डिडक्शन के मिल जाएगी उसकी। लिटिगेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड टू प्रोटेक्ट द बिजनेस ऑफ द असेसी शैल बी अलाउड, दैट इज डालमिया जैन एंड कंपनी। However, litigation expenses for the purpose of creating, completing the assessee title to the capital asset shall not be allowed being capital expenditure। देखिए, अगर आप लिटिगेशन एक्सपेंसेस कुछ करते हैं वो आपको मिलेंगे, बिजनेस से रिलेटेड अगर लिटिगेशन आपने डेटर के अगेंस्ट क्लेम केस फाइल किया है, क्रेडिटर के अगेंस्ट केस फाइल किया है कुछ, तो आपको लिटिगेशन एक्सपेंस मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो कैपिटल एसेट से रिलेटेड होंगे, ठीक है, आपकी लैंड पे किसी ने कब्जा कर लिया, आप उसके लिए केस लड़ रहे हैं, तो लैंड की कॉस्ट में जुड़ जाएगा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू नहीं है।
जैसे हावर लिटिगेशन एक्सपेंस फॉर पर्पज ऑफ क्रिएटिंग कंप्लीटिंग द असेस इज टाइटल टू द कैपिटल एसेट, तो वो खर्चे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। फेस्टिवल एक्सपेंस, मुहूर्त एक्सपेंसेस वो अलाउड होंगे एज ए डिडक्शन। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। इन केस ऑफ अबेंडेंड फीचर फिल्म, कोई फिल्म आपने बनाई अबेंडेंड हो गई, उसके जो खर्चे होंगे वो आपको अलाउड हो जाएंगे, 37 में सर्कुलर कहता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है दैट इज टेकन फॉर की पर्सन ऑफ द कंपनी, उनका जो प्रीमियम कंपनी पे करेगी उसकी डिडक्शन सेक्शन 37 में मिल जाएगी। ठीक है, फिर कहता है सेक्शन 38, सेक्शन 38 क्या कहता है, बड़ा सिंपल सा सेक्शन है कि प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर अगर एक्सक्लूसिवली बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज नहीं हो रहे हैं, तो जितना वो एक्सक्लूसिवली यूज नहीं हो रहे हैं उतना एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा। सर्कुलर नंबर 9, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ रोड्स हाईवे इन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, मतलब पहले बनाओ फिर ऑपरेट करो बाद में गवर्नमेंट को दे दो, दैट इज बोट, उसके जो खर्चे होंगे वो एमोटाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, जितने टाइम का एग्रीमेंट है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के लिए उसमें आप एमोटाइज कर दीजिए, ये कहता है सर्कुलर। क्लियर है बिल्कुल, फाइन। अब आइए नेक्स्ट, कंट्रोल ऑन द सेसी, द पार्ट फॉर टुमारो, कंट्रोल ऑन द सेसी, डिडक्शन खत्म हो गई, चार्जिंग सेक्शन खत्म हो गया, एंड देर आर टोटल 7 आवर्स टूडे, कल के एक घंटा 1.5 घंटा और मान लीजिए 8-10 घंटे के अंदर बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, माइंड इट। आप इसको रिवाइज करके कल कंट्रोल पढ़ के आप क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, कल एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो विद दीज वर्ड्स वी आर स्टॉपिंग हियर, थैंक यू वेरी मच फॉर